रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 22 मई, दिन शुक्रवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हर रोज हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। चीन हांगकांग में एक ऐसा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेकर आ रहा है जिसके बारे में हांगकांग के लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं की राय है कि वह हांगकांग के अस्तित्व को ही खत्म कर देगा। चीन के इस कदम को अमेरिका ने भी भयानक तरीके से अस्थिरता को बढ़ाने वाला बताया है। हांगकांग में राजनीतिक तूफान ले आने वाले इस मामले को विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी भारती जोशी। बृहस्पतिवार को चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी जिंगहुआ न्यूज के जरिए चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की प्रवक्ता जांग येसुई ने बताया कि चीन एक ऐसा कानून लेकर आ रहा है जो कि हांगकांग में विरोध करने वाले लोगों की गतिविधियों को सीमित कर देगा। येसुई के मुताबिक इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर आने का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए हांगकांग की कानून व्यवस्था को सुधारा जाएगा और उसे लागू किया जाएगा। इस कानून के बारे में चीन की संसद के सालाना सत्र नेशनल पीपल्स कांग्रेस में चर्चा होनी है। इस बयान ने पिछले कुछ दिनों से लगाए जा रहे कयासों को पुष्ट कर दिया है, जिसमें कहा जा रहा था कि चीन हांगकांग की खुद की विधायिका पर नकेल कसने वाला है। चीन के इस कदम को हांगकांग में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता एक खतरनाक कदम बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यह सीधे हांगकांग के अस्तित्व पर हमला है। हांगकांग के लेजिस्लेचर और वकील डेनिस क्वाक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यही कहना चाहूँगा कि यह हांगकांग का अंत है। इसके बारे में सोचें। चीन की सरकार ने हांगकांग के नागरिकों के साथ किए गए वादे को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसने उस वादे को तोड़ा है जो कि चीन ब्रिटेन साझा समझौते में किया गया है, जिसमें चीन ने खुद हस्ताक्षर किए हैं। अब वे पूरी तरह से उस समझौते में अपनी जवाबदेही से पीछे हट रहे हैं। उन्होंने हांगकांग के लोगों को धोखा दिया है। इस बारे में आप किसी भी गलतफहमी में ना रहें। हांगकांग को जो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर का स्टेटस मिला है, यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। एक दूसरी लेजिस्लेचर तेनी चांद ने कहा है कि यह घोषणा हांगकांग के इतिहास का सबसे दुख भरा दिन है। उन्होंने कहा, ये हमारी एक बड़ी हार है। चीन की सरकार इंतजार नहीं कर सकती। वो हांगकांग के नागरिकों की आज़ादी और उन अधिकारों को नहीं बर्दाश्त कर सकती जो कि हमें यहाँ उपलब्ध है। तो वो इसलिए ही जितना जल्दी हो सके इस कानून को पास करना चाह रही है। चीनी सरकार के विरोध में हांगकांग में पिछले साल लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं। इस कानून के जरिए चीन की कोशिशें हैं कि सरकार के खिलाफ इस तरह के प्रदर्शनों पर स्थायी तौर पर नकेल कसी जा सके। जहां एक तरफ लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता इस कानून को हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने और यहां तक कि हांगकांग को खत्म करने वाला कह रहे हैं, वहीं चीन की संसद के नेशनल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जांग येसुई ने कहा है कि यह कानून एक देश दो प्रणाली वाली मौजूदा स्थिति में और सुधार लेकर आएगा। उन्होंने कहा, देश में स्थिरता स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एक मजबूत आधार है। राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने से चीन के बुनियादी हित सधते हैं, साथ ही हांगकांग के हमारे हमवतन लोगों के भी। हांगकांग के इस घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदायों की भी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हांगकांग के नागरिकों की इच्छा के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू करने की कोई भी कोशिश हांगकांग में एक भयानक अस्थिरता ले आएगी और इसकी निंदा की जानी चाहिए।
हांगकांग 150 से अधिक साल तक ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। 1997 में चीन और ब्रिटिश सरकार ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसे सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके तहत दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि हांगकांग को अगले 50 सालों तक विदेश और रक्षा मामलों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में एक उच्च स्तर की स्वायत्तता हासिल होगी। इसके चलते हांगकांग में अपनी खुद की न्याय व्यवस्थाएं हैं, सीमाएं हैं और हांगकांग के नागरिकों के पास प्रदर्शन करने, सभाएं करने और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे कई लोकतांत्रिक अधिकार हैं। इसी किस्म की व्यवस्था को एक देश दो प्रणाली कहा जाता है, लेकिन अगर इस प्रस्तावित कानून को चीनी संसद पास कर देती है तो आशंका जताई जा रही है कि यह व्यवस्था तकरीबन भंग हो जाएगी। रिपोर्ट सुना रही थी भारती जोशी। कोरोना वायरस के प्रकोप से धीरे धीरे उबरने के बाद चीन में संसद ने अपनी वार्षिक बैठक शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि इस वार्षिक बैठक के जरिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग दुनिया को और खुद अपने देश के लोगों को यह दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने कोरोना को कैसे नियंत्रित किया। इस बैठक में चीन की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के कदमों पर भी चर्चा की जाएगी। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते यह बैठक अपने निर्धारित समय से 2 महीने बाद हो रही है। चीन में संसद की यह बैठक नेशनल पीपुल्स कांग्रेस और चाइनीज पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस मिलकर करते हैं। खबरों के अनुसार नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के 3000 से ज्यादा डेलीगेट संसद के सभागार में अगले 7 दिनों तक मिलेंगे। वहीं चीन के सामने बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती भी है। कोरोना संक्रमण के कारण उसकी कुल जीडीपी में 6.8% की ऐतिहासिक गिरावट हुई है। खबरों के अनुसार इस बैठक में राहत पैकेज की घोषणा समेत अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई कदम उठाए जाने की उम्मीद है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। कोरोना वायरस का प्रकोप अब मध्य पूर्व के देशों में उभार पा रहा है। कोरोना वायरस से पहले ही बुरी तरह प्रभावित ईरान की मुश्किलें और बढ़ती जा रही हैं। खबरों के मुताबिक ईरान में लगभग 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना संक्रमण ने अपनी जद में ले लिया है। उधर युद्ध प्रभावित यमन और गजा में भी स्वास्थ्य अधिकारियों ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी ने देश के उप स्वास्थ्य मंत्री के हवाले से 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने की खबर दी है। हालांकि इस बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं आ पाई है। इससे पहले खबरों में संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या महज 800 बताई जा रही थी। ईरान में अब तक 7,249 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है, जबकि संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 1,29,000 है। इधर पिछले 5 सालों से गृह युद्ध से प्रभावित यमन में भी हालात तेजी से बिगड़ते दिख रहे हैं। दक्षिणी यमन में सरकार ने अब तक कोरोना संक्रमण के 193 मामलों और 33 लोगों के मरने की पुष्टि की है, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि ये संख्या असल में ज्यादा है, क्योंकि अधिकांश लोग घरों में ही संक्रमण से दम तोड़ दे रहे हैं। वहीं हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी यमन में संक्रमण की स्थिति भी ठीक पता नहीं चल पा रही है। युद्धग्रस्त यमन में कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र पहले ही चेतावनी दे चुका है। इसके अलावा गजा में भी कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 55 हो गए हैं। यहाँ भी हाल में 35 नए मामले सामने आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। यहाँ के हालात भी इसलिए चिंताजनक हैं क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव यहाँ भी है। 20 लाख आबादी के लिए यहाँ केवल 60 वेंटिलेटर्स हैं और इजराइल और मिस्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते भी यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं बुरी तरह प्रभावित हैं। इधर फलस्तीन ने संयुक्त अरब अमीरात से भेजी गई चिकित्सा मदद को लेने से इनकार कर दिया है। फलस्तीन की स्वास्थ्य मंत्री माइकेला ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यूएई ने चिकित्सा सहायता के संबंध में उनके साथ समन्वय नहीं किया और इसलिए वे इस मदद को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने जोड़ा कि फलस्तीन एक संप्रभु देश है और उन्हें पहले हमारे साथ समन्वय करना चाहिए था। खबरों के अनुसार चिकित्सा सहायता लेकर आ रहा एक विमान 19 मई को अबू धाबी से उड़ा था और तेल अवीव में इजराइल के बेन कुरियन एयरपोर्ट पर उतरा था। बता दें कि यूएई और इजराइल के बीच कोई आधिकारिक समझौता नहीं है।
माना जा रहा है कि फलस्तीन अरब देशों द्वारा इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के लिए एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल होना नहीं चाहता। इसी वजह से उसने यूएई द्वारा भेजी गई सहायता ठुकरा दी। इधर ड्रग्स की दिग्गज कंपनी एस्ट्राजेनेका ने घोषणा की है कि वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर सितंबर से संभावित कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। फर्म ने कहा कि उसने वैक्सीन की कम से कम 400 मिलियन खुराक देने का सौदा किया है। कंपनी का दावा है कि वह इस साल और अगले साल में AZD1222 वैक्सीन की 1 बिलियन खुराक का उत्पादन करने में सक्षम है। इस समय दुनिया भर में दवा कंपनियां कोरोना संक्रमण की वैक्सीन बनाने और उससे जुड़े शोध कार्यों में सफलता हासिल करने का दावा कर रही हैं। हालांकि इसके उलट जानकार मान रहे हैं कि कोरोना वायरस के लिए फिलहाल विकसित किए जा रहे टीके इस वायरस से निपटने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित नहीं कर सकते। खुद एस्ट्राजेनेका ने भी अपने प्रारंभिक परीक्षण में यह माना था कि उसके द्वारा विकसित टीका प्रभावी ढंग से काम नहीं करेगा। गौरतलब ये भी है कि कुछ ही दिनों पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी कोरोना वायरस के टीके के कभी न विकसित होने की बात कही थी। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी ऐसी ही बात दोहरा चुका है। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों पर। worldometers.info की वेबसाइट के अनुसार दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 51,94,916 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 3,34,622 दर्ज किया गया है और 20,81,527 लोगों को सुरक्षित बचाया जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार।